हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो जब भी हम किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और स्पेशली अभी तो इतना करीब आ गया पेपर आपका पीपीबी का, तो आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पेपर के लिए कहाँ से लाएंगे टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। उन पे आप क्लिक करिए ई बुक्स के लिंक पे, और आप वो जो फाइल है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उन्हें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 रिपीटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, आज पार्ट 1 है। आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और 25 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। In which of the following cases the bank does not need to follow the full customer identification process? कहाँ पे full KYC या CDD नहीं करना पड़ता? नेफ्ट टू दिल्ली बाय वॉक इन कस्टमर ऑफ अबव 50,000। देखो 50,000 से ज्यादा का अगर कोई वॉक इन कस्टमर भी नेफ्ट का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वहां पे तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पूरा होगा। और ये भी याद रखिए, अगर कोई कस्टमर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है ना, वहां पे मैटर नहीं करता अमाउंट, वहां पे जितना भी अमाउंट हो फुल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। लॉकर फैसिलिटी यूज करते हो तब भी आपको करवाना पड़ेगा फुल आइडेंटिफिकेशन। और अगर किसी ने स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, वहां पे उसका फुल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट आपका तब भी ओपन हो जाता है जब आपके पास ओवीडी नहीं होता। आप ऐसा अकाउंट 12 महीने के लिए ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अपना ओवीडी प्रेजेंट करना होता है। तो जिन लोगों के पास ओवीडी नहीं है वो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ। और फिर ऑब्वियसली फुल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हुआ ना, तो सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट भी चाहिए तब तो फिर फुल आइडेंटिफिकेशन तब भी होगा। सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हाउ कैन अ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बी टर्मिनेटेड? आपको जो बैंक और कस्टमर के बीच में कोई रिलेशनशिप है, डेटर क्रेडिटर का है, एजेंट प्रिंसिपल का है, कैसे टर्मिनेट करोगे? बाय कस्टमर ओनली। अब ओनली वर्ड से दिक्कत है। अगर होता ना बाय द कस्टमर, के कस्टमर क्लोज कर सकता है अकाउंट ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ कस्टमर कर सकता है, ये तो गलत बात है ना। तो ओनली की वजह से ये गलत है। तो जहां पे वन है वो तो नहीं आएगा, एलिमिनेट कर दो। बाय द बैंक ओनली, सिर्फ बैंक रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकता है, ओनली से प्रॉब्लम है तो ये भी गलत है। तो टू जहां पे आ रहा है उसको भी हटा दो। तो सीधा सीधा आपका आंसर बिना सारा स्टेटमेंट्स पढ़े सी करेक्ट आंसर हो गया कि जब आपका और बैंक का कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाए तब रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर बैंक एज वेल एज कस्टमर दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर सकता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज which of the following transactions is prohibited under the schedule 1 of the foreign exchange management act 2000? अब जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसमें वो ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। शेड्यूल 2 में वो ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी ना किसी मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती है। और शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं जिनके लिए आप एक सर्टेन लिमिट तक विदेश पैसा भेज सकते हो, आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकते हो। जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू इंडिविजुअल $2.5 लाख एक साल में भेज सकते हैं। शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। रेमिटेंसेस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, आप लॉटरी से जो पैसा जीतते हो वो आप फॉरेन में रेमिट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड, सॉरी, तो इसके लिए तो विदेश आप पैसा भेज सकते हो, वो शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड नहीं है कि ऑपरेटर्स अपने एजेंट्स को पैसा बाहर भेजना चाहते हैं, अलाउड है। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग एंड एनी अदर हॉबी, आप रेसिंग से, राइडिंग से, सट्टेबाजी से कोई भी कोई पैसा जीतता है वो विदेश नहीं भेज सकता, तो वो भी प्रोहिबिटेड है। तो सी यानी कि 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो जब भी एक कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेमोरेंडम जो है इसे कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है। इसमें जो दिया होता है ना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वही कंपनी की लिमिट्स है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके अगर कंपनी कुछ करती है ना, उसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है, यानी कि वो वैलिड ही नहीं है, वो वॉइड होता है बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे चलाना है उसके रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। एमओए से सबॉर्डिनेट होता है एओए, एमओए ऊपर है, एओए नीचे है।
तो एमओए को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें वो चीजें होती है जिनको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की सिर्फ कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना है। एमओए को चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन प्लस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या क्या चीजें आती है एमओए में? एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस आता है, यस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है एमओए में, तो ये होता है ऑफिस का एड्रेस देना पड़ता है एमओए में। लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने एमओए को सब्सक्राइब किया है उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं इसमें दी जाती हैं। शेयर कैपिटल, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल दी होती है कि कंपनी को कितना मैक्सिमम कैपिटल इशू करना ऑथराइज्ड है, वो भी आपका एमओए में दिया होता है। नेम ऑफ पीपल इन मैनेजमेंट, अब देखो मैनेजमेंट के लोगों के तो रोज बदलते रहते हैं, हर 2-2 साल में, 1.5-1.5 साल में मैनेजमेंट में तो लोग चेंज होते रहते हैं। ऐसी चीज नहीं आएगी आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ये नहीं होगा। नेम ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबसे पहले किन्होंने सब्सक्राइब किया उनका नाम भी एमओए में होता है। तो 1, 2, 3 एंड 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, ओके डी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 5 ही है, यहाँ पे गलत है, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो मैनेजमेंट में लोग हैं इनका नाम तो बदलता रहता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इनमें दिया होता है कि बोरिंग पावर्स क्या है, बोर्ड की मीटिंग कैसे करनी है, जो चीजें चेंज हो सकती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? अब देखो स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक होते हैं विद कैश लोडिंग फैसिलिटी, एक होते हैं विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी। जो आपके विद कैश लोडिंग फैसिलिटी होते हैं उनमें आप ऑनलाइन भी पीपीआई में पैसे जमा करवा सकते हो और ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हो। विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी में सिर्फ आप ऑनलाइन ही पीपीआई में पैसा जमा करवा सकते हो। तो एक होते हैं स्मॉल पीपीआई, एक होते हैं फुल केवाईसी पीपीआई। तो आपके जो स्मॉल पीपीआई होते हैं विद कैश लोडिंग फैसिलिटी, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। द अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग एनी मंथ शैल नॉट एक्सीड 60,000। तो 60,000 नहीं, एक महीने में 10,000 रुपया ही आप लोड करवा सकते हो पीपीआई में, नॉट 60,000। द टोटल अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 1,20,000। ये बिल्कुल सही है, हर महीने 10,000, साल की मैक्सिमम 1,20,000। पीपीएस शैल बी कन्वर्टेड इनटू फुल केवाईसी पीपीआईज विद इन 24 मंथ्स। तो ये बिल्कुल सही है, जो आपका विद कैश लोडिंग फैसिलिटी स्मॉल पीपीआई होता है ना, उसको 24 महीने में आपको फुल केवाईसी वाले में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल पीपीआई वाला अकाउंट के लिए आपको, स्मॉल पीपीआई लेने के लिए आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी, फुल केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन 24 महीने में आपको फुल केवाईसी करवाना पड़ेगा विद कैश लोडिंग फैसिलिटी वाले में। ओके, लोडिंग रीलोडिंग कैन बी बाय कैश और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये बिल्कुल सही है। तो जो आपका विद कैश लोडिंग फैसिलिटी, आप कैश से भी पैसा जमा करवा सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी कि ये विद कैश लोडिंग फैसिलिटी वाले के बारे में बात हो रही है, तो इनकरेक्ट होगा सिर्फ यहाँ पे ए। अगर आपका विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी पीपीआई है, वहां पे आपको 24 महीने में ना ही आपको उसको फुल केवाईसी में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ना ही आप उसमें कैश के थ्रू पैसा लोड कर सकते हो, जो विदाउट कैश लोडिंग होता है। ये हम विद कैश लोडिंग की बात कर रहे हैं। अगला है एथिकल डिलेमा कब अराइज होता है? अब मान लो कि एक कंपनी है, वो लॉसेस में जा रही है। अब मालिक के पास क्या ऑप्शन है कि कंपनी को क्लोज कर दे, या फिर अगर 500 लोग हैं इनमें से 300 को निकाल दे, कंपनी पे सैलरीज का बर्डन कम हो जाएगा, कंपनी थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर कंपनी क्लोज करते हैं तो 500 के 500 की नौकरी चली जाएगी और कंपनी का अगर कोई पोटेंशियल था भी वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर हम 300 लोगों को नौकरियों से निकालते हैं तो हो सकता है कि एक तो एथिकल डिलेमा है इसके अंदर कि इतने लोगों की रोटी छिन जाएगी। तो अब कंपनी के मालिक तो डिलेमा में, उसको पता नहीं कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे। दोनों ही ऑप्शन जस्टिफाइबल है और दोनों ही ऑप्शंस में दिक्कत है, तो ये एथिकल डिलेमा की सिचुएशन है। ठीक है, तो एथिकल डिलेमा कब होता है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल एथिक्स। इंडिविजुअल एथिक्स डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। Ethical issues are frequently discussed in the organization. Individuals are encouraged to discuss ethical issues. Ethical dilemma तब arise होता है जहां पे conflict हो जाता है, क्या करें क्या ना करें की स्थिति। आपके ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स कुछ कह रहे हैं कि बंद कर दो कंपनी, लेकिन इंडिविजुअल एथिक्स आपके बोलते हैं कि नहीं यार, कंपनी बंद करना गलत है। तो आप डिलेमा की सिचुएशन में आ जाते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। और एथिकल डिलेमा वहां पे भी होता है जहां पे आपके पास जो ऑप्शंस है कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है।
तो एथिकल डिलेमा की जब आपके सामने सिचुएशन आती है तो आप उसे सॉल्व कैसे कर सकते हो? एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग के थ्रू कर सकते हो कि जिस ऑप्शन को चूज करने से एंड रिजल्ट सबसे अच्छा होगा उसे आप मान लो, या फिर आप रूल्स फॉलो करो। रूल बेस्ड थिंकिंग कर सकते हो कि रूल्स क्या बोलते हैं वही फॉलो करना है। तीसरा होता है केयर बेस्ड थिंकिंग, के जिसमें जिसके थ्रू आपको लगता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता मेरे साथ क्या होता, तो वो आपका केयर बेस्ड थिंकिंग होता है। इसमें से कोई भी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इट हेल्प्स इन इंटर बैंक क्लियरेंस ऑफ चेक्स विदाउट देयर फिजिकल मूवमेंट। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम में आप अपने बैंक के पास जाके चेक जमा करवा देते हो। आपका बैंक जो है वो अपना सिस्टम यूज करके चेक की फोटोज खींच लेगा, डाटा आगे भेजेगा इमेज फॉर्मेट में। फिजिकल चेक जो है वो मूव नहीं करेगा। यही सीटीएस का फायदा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला आपको पता है करेक्ट है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हटा दो। द पेपर चेक आफ्टर ट्रंकेशन इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द क्लियरिंग हाउस दैट ट्रंकेटेड द चेक। तो जो आपका जो चेक होता है वो जो पेइंग बैंक है उसके पास नहीं जाता है, जो आपका कलेक्टिंग बैंक होता है, आपका जो बैंक है उसके पास भी फिजिकल चेक रह सकता है और क्लियरिंग हाउस के पास भी फिजिकल कॉपी ऑफ द चेक रह सकती है। तो सेकंड भी करेक्ट है। और पॉजिटिव पे सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ रीकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक्स। तो पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप कोई बड़ी वैल्यू का चेक किसी को देते हो और ड्रॉ करते हो चेक, तो आप उसकी जानकारी बैंक को भी दे देते हो। तो जब वो बैंक क्लियरेंस के लिए बैंक के पास आएगा, वो चेक आएगा जब बैंक के पास, तो बैंक के पास ऑलरेडी जानकारी होगी, की डिटेल्स बैंक के पास होंगी। तो पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर आरबीआई ने तो एडवाइस किया है कि 50,000 से बड़े वाले चेक्स के लिए बैंक्स पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, लेकिन अलग अलग बैंक ने अलग अलग लिमिट्स पे पॉजिटिव पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कर्ता ऑफ एचएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है कि एक मेल एंसेस्टर से सारे जो लीनियज से उसके जो लोग आए हैं सेम फैमिली से कभी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा ना किया गया हो, तो वो एचएफ फॉर्म कर सकते हैं। मान लो ये अंकल है, इनके आगे ये दो बेटे और एक बेटी हुई है, उनके आगे बच्चे हैं, ठीक है, और ये फैमिली को कभी डिवाइड नहीं किया गया है, इसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किया गया है, तो ये एचओएफ बन सकता है। और एचओएफ का जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसे कर्ता बनाया जाता है। ऑल्दो कोर्ट ने बोला है कि फीमेल भी कर्ता बन सकती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो प्रैक्टिकली अभी विमेन के लिए कर्ता बनना मुश्किल होता है, बट कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। द कर्ता हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू अवेल लोन एंड एग्जीक्यूट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो कर्ता जो होता है ना, एचएफ का मैनेजर होता है एक तरीके से। तो कर्ता के पास अथॉरिटी होती है कि वो एचएफ की तरफ से लोन भी ले सकता है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो पहला तो सही लग रहा है। विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर्स पुट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन जेपटी। तो जो बाकी के मेंबर्स हैं कर्ता के अलावा, जो उसी अंकल के आगे बच्चे पोते पोते हैं, वो को पार्टनर्स हैं। तो को पार्टनर अगर एक छोड़ के चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता एचओएफ को, तो पूरी एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं खड़ा हो जाता। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। एज देर इज नो फॉर्मल प्रोसीजर फॉर डेजिग्नेटिंग अ कर्ता, इट इज एडवाइजेबल टू ऑब्टेन अ डेक्लेरेशन फ्रॉम ऑल द अडल्ट मेंबर्स ऑफ एचओएफ स्पेसिफाइंग द कर्ता। तो देखो वैसे तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि कर्ता कैसे डेजिग्नेट करता है, तो इसीलिए बैंक्स जो हैं वो डेक्लेरेशन डिमांड कर लेते हैं सारे एडल्ट मेंबर्स के। जो एचएफ के मेंबर्स होते हैं उनसे डेक्लेरेशन डिमांड कर लेते हैं कि ये जी हमारा करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बी इनकरेक्ट है कि विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर्स पुट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन जेपटी, ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनपीएस। तो एसेट इज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट इफ इट रिमेन्स एज एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 6 मंथ्स। तो देखो जब एक एसेट एनपीए होती है तो पहले 12 महीने उसको सब स्टैंडर्ड बोला जाता है, ना कि 6 महीने। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट रिमेन्स एज एन एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब एक एसेट को एनपीए हुए 12 महीने होते हैं, जब पहले 12 महीने उसे सब स्टैंडर्ड बोला जाता है, उसके बाद उसे डाउटफुल की कैटेगरी में रख दिया जाता है 12 महीने के बाद। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। एक एसेट को लॉस एसेट तब बोला जाता है जब वो अनकलेक्टेबल हो जाती है, उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाती है
और उसको कंटिन्यू रखना एज एन एसेट सजेस्टेड नहीं होता। तो लॉस एसेट को राइट ऑफ करना होता है कि पता है अभी इस लोन का तो पैसा आएगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो वो लॉस एसेट होगी। एनपीएस आर लोन्स और एडवांसेस इशूड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट नो लॉन्गर ब्रिंग इन मनी for the lender since the borrower has failed to make payments on the principal and interest on the loan for at least 90 days। तो अगर मान लीजिए कि 90 दिन तक अगर लोन का पेमेंट नहीं आता तो फिर उसे एनपीए बोला जाता है। देखो नॉर्मली जो आपकी एसेट है जिसपे कोई अभी एनपीए नहीं हुआ है वो तो आपकी स्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी याद रखिए जब आपकी एसेट में एक दिन का भी लोन का डिले होता है तो वो एसएमए हो जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो 0 to 30 डेज का अगर डिले है उसे एसएमए 0 बोलते हैं, 31 to 60 डेज के डिले में एसएमए 1 बोलते हैं, 61 to 90 डेज का डिले होता है पेमेंट में तो एसएमए 2 बोलते हैं। उसके बाद 90 डेज के बाद तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सब स्टैंडर्ड एसेट पहले 12 महीने जो एनपीए के होते हैं उसे सब स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग को लेंडिंग। तो co-lending is a setup when banks and non-banks enter into an arrangement for the joint contribution of credit for the priority sector lending। तो co-lending में क्या होता है कि बैंक्स और एनबीएफसीज मिलके क्रेडिट देते हैं और इससे बैंक्स अपने प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट भी पूरे कर सकते हैं। तो ए तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। अंडर दिस अरेंजमेंट बैंक्स एंड एनबीएफसीज शेयर द रिस्क इन द रेशियो 50:80। तो जो शेयर रिस्क होता है वो शेयर रिस्क होता है 80:20 रेशो में। 80% रिस्क बैंक का होता है, 20% जो रिस्क है वो एनबीएफसीज का होता है। तो सेकंड आपका जो स्टेटमेंट गलत है। 80:20 रेशो में रिस्क डिवाइड होता है जब को लेंडिंग करती हैं बैंक्स और एनबीएफसीज। प्राइमरी फोकस ऑफ को लेंडिंग इज टू इंप्रूव द क्रेडिट फ्लो टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये सही है। देखो एनबीएफसीज के पास रीच है और बैंक्स के पास पैसा है, तो दोनों मिलके ऐसी ऐसी सेगमेंट्स में जा सकते हैं जो अभी अंडर सर्व्ड है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बैंक्स आर नॉर्मली शॉर्ट ऑन पीएसएल मैंडेट ऑफ आरबीआई एंड दे डिपेंड ऑन एनबीएफसी टू सेल देयर लोन्स। तो काफी बार जो बैंक्स हैं वो अपने टारगेट नहीं पूरे कर पाते तो दे डिपेंड ऑन एनबीएफसी के मिलके जो है वो को लेंडिंग करके अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट एक ही स्टेटमेंट है बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवीडी। आधार ओवीडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड ओवीडी नहीं है। आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो लेटर है वो भी आपका ओवीडी होता है। तो 5 ओवीडीज हैं लेकिन पैन कार्ड जो है वो आपका ओवीडी नहीं है। आपका इवन जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी आपका ओवीडी होता है। मान लीजिए आपका ओवीडी का जो एड्रेस है और आपका जो अभी करंट एड्रेस है वो दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर आपको या तो कोई पिछले 2 महीने पुराना कोई आपका यूटिलिटी बिल आप बैंक को दे दो, कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे दो, कोई एकोमोडेशन लेटर दे दो जिससे आपका करंट एड्रेस बैंक को पता लग जाए, प्रूफ हो जाए और 3 महीने के अंदर अंदर अपना ओवीडी अपडेट करा के बैंक को दे दो। लेकिन सबसे बढ़िया बात है आधार कार्ड में, अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है आपको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है और आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ओवीडी नहीं है वो आपका डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन यूटीआर फॉर आईएमपीएस। तो आपका जब आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन करते हो तो यूटीआर जो है रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो कितने कैरेक्टर्स का होता है, 10, 12, 14 या फिर 16। तो 12 कैरेक्टर्स का नंबर जनरेट होता है। जब आप नेफ्ट का ट्रांजेक्शन करते हो तो 16 डिजिट का जनरेट होता है। जब आप आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन करते हो तो 22 डिजिट का जनरेट होता है जो आपका रेफरेंस नंबर है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, बार बार पूछते हैं वो ये चीज, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड बाय बैंक्स। तो बैंक्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन टोपोलॉजी यूज होती है वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सेंट्रल एक हब या सेंट्रल सर्वर है और बाकी सब जो हैं वो इससे सिस्टम्स या वर्क स्टेशन जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मुझे यहां से यहां मैसेज भेजना है तो वो हब के थ्रू होके जाएगा। अगर तो कोई वर्क स्टेशन डाउन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सेंट्रल हब या सेंट्रल सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है,
ठीक है, अगर ये डाउन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि फिर डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये आपका एक सेंट्रल बैकबोन ये केबल होता है, इससे सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं। इसमें अगर कोई वर्क स्टेशन खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंट्रल केबल खराब हो जाए तो दिक्कत होती है। ओके, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये आपके सारे सिस्टम्स जो हैं ये ऐसे कनेक्टेड है एक रिंग में, सब अपने नेबर से कनेक्टेड है, डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और यहाँ पे एक भी सिस्टम अगर वर्क स्टेशन डिसेबल हो जाए तो पूरी लैंड डिसेबल हो जाती है। मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और सबसे ज्यादा कॉस्टली है इसको सेटअप करना, लेकिन इस ये मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज होता है और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होता है। हर वर्क स्टेशन हर दूसरे वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड है और डाटा को ट्रैवल करने के लिए लैन में मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बैंक्स में सबसे ज्यादा कॉमनली स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। नेक्स्ट इज, if a demand draft is lost, then a duplicate demand draft is to be issued by the bank within 7 days, 10 days, 15 days, 21 days। अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट गुम जाता है, आपको उसका डुप्लीकेट चाहिए, तो बैंक आपसे पहले इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाते हैं। अगर आप इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं साइन करते हो फिर तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, लेकिन अगर आपने इंडेमनिटी बॉन्ड दे दिया बैंक को तो विद इन 15 डेज उन्हें आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, नहीं तो उनपे पेनल्टी लगेगी। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग? लेयरिंग स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन ये है मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस। रेजिंग टेरर फाइनेंसिंग का स्टेज है। तो रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग और यूजिंग ये टेरर फाइनेंसिंग के होते हैं कि आपको टेररिज्म के लिए पैसा चाहिए, आप पहले रेज करोगे, फिर उसे मूव करोगे, जहां पे स्टोर करना है वहां तक आप मूव करोगे, फिर आप स्टोर करते हो बैंक अकाउंट्स में, क्रिप्टो करेंसी में, और फिर जहां आपको यूज करना है प्रोपागेंडा में, वेपनरी में, वहां पे टेररिस्ट यूज करते हैं। तो रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग ये आपके यूजिंग, ये टेरर फाइनेंसिंग के स्टेजेस हैं। प्लेसमेंट पहला स्टेज होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द बैंक विल एक्ट एज अ ट्रस्टी? कौन सी सिचुएशन में बैंक जो है वो ट्रस्टी के तौर पे एक्ट करेगा? तो बैंक और कस्टमर के बीच में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का भी रिलेशनशिप बनता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर परचेज बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जब बैंक आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहा है ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, आप प्रिंसिपल हो और बैंक एजेंट है। परचेज ऑफ ड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक बाय द कस्टमर, जब कोई डिमांड ड्राफ्ट परचेज करता है बैंक से तो कस्टमर क्रेडिटर होता है और बैंक डेटर होता है। लेकिन अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के पेई हो, वहां पे आप बेनिफिशियरी हो जाते हो और बैंक ट्रस्टी हो जाता है। अ कस्टमर केम टू द बैंक टू अपडेट हिज पासबुक एंड एक्सीडेंटली लेफ्ट हिज बैग। अगर आप गलती से सामान बैंक में भूल जाओ तो बैंक आपका सामान संभाल के रखेगा, आपके बेनिफिट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे आपके और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बनता है। सो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे बिहाफ पे तुम हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे काट के रेंट अकाउंट पे डाल दिया करो, तो यहाँ पे बैंक आपका एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रांट्स licenses to certain entities as authorized dealer category 2 to undertake which of the following non-trade current account transactions? तो authorized dealer category 1 तो ऐसे बैंक्स होते हैं जिनको सब टाइप की ट्रांजेक्शन करना अलाउड होता है फॉरेन एक्सचेंज में। authorized dealer category 2 होते हैं जिनको लिमिटेड नॉन ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना अलाउड होता है। तो इनमें से कौन सी अलाउड होती है, पूरी लिस्ट आपकी बुक में है। अगर आपको किसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में या ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है, उसकी फीस देनी है, आप कर सकते हो कैटेगरी 2 ऑथराइज डीलर के थ्रू। आपको फिल्म शूटिंग करनी है विदेश में, उसके लिए पैसा चाहिए, यस आप फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू। फिर आपको मुंबई में पेपर देना है टॉफल का, तो उसकी फीस तो आपको ऑनलाइन जमा करानी पड़ती है ना, टॉफल, आईलेट्स, जीमैट वगैरह की फीस अगर डॉलर्स में जमा करानी है तो आप ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, चाहे मुंबई में पेपर हो रहा है तो भी। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, तो एलिमिनेट करके देख लो। तो ये एलिमिनेट हो गया है ना, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा है, इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो एमिग्रेशन कंसल्टेंसी फीस, इसके लिए भी आप पैसा ले सकते हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो ऑथराइज डीलर से। आपको अपना स्किल असेसमेंट कराना है वीजा फेस
देनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, तो ये जो भी रोज के नॉर्मल नॉन ट्रेड रिलेटेड खर्चे हैं उनके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। जब आप शिपमेंट करवाते हो ना, शिप के थ्रू सामान जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होता है। एयरवे के थ्रू जब आप सामान भिजवाते हो तो एयरवे बिल जनरेट होता है। पार्सल के थ्रू तो पार्सल रिसीट जनरेट होती है। तो बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स भी होता है कि इसके थ्रू आप ओनरशिप भी प्रूव कर सकते हो। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द एलसी अ चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। नहीं, शिप्ड ऑन बोर्ड वाला आपका बिल ऑफ लीडिंग होना चाहिए। शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग का मतलब होता है कि सामान शिप में चढ़ चुका है, शिप चल चुकी है। और चार्टर पार्टी का मतलब होता है सामान सिर्फ शिप में चढ़ा है, शिप चली नहीं है अभी। तो शिप्ड ऑन बोर्ड वाला जो होता है वो हमेशा प्रेफर्ड होता है, ना कि चार्टर पार्टी वाला। सेकंड गलत हो गया, सिर्फ सेकंड एलिमिनेट करके देखो। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। जो बिल ऑफ लेडिंग होते हैं वो 2, 3 या 4 के सेट में जनरेट होते हैं जिन्हें ओरिजिनल्स बोला जाता है, और जो बैंक है उसको सारे के सारे बिल ऑफ लेडिंग के जो ओरिजिनल्स हैं वो रिसीव होने चाहिए। सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस डिवाइड करते हैं। तो 2 पार्टनरशिप्स कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तो ऐसा नहीं है कि 2 पार्टनरशिप्स भी पार्टनरशिप कर सकती हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग हों वो भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू डू बिजनेस फॉर गेन। देखो, एक्सप्रेस अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, कई बार सिचुएशन में इम्प्लाइड होता है कि हमने कोई लिख के बात नहीं करी फिर भी पता है कि हम पार्टनर्स हैं। तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए। तो थर्ड तो गलत हो गया। A society, association, club, joint Hindu family, a co-ownership are also partnership firm। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्लब वगैरह ये कोई को ओनर्स है किसी चीज के, तो ये पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी। जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कहीं भी कंपल्सरी नहीं करता कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। देखो, नहीं कराओगे नुकसान है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। तो डी यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद हिज बैंक, द कस्टमर बिकम्स अ क्रेडिटर एंड द बैंक बिकम्स अ डेटर। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो आप क्रेडिटर हो और बैंक डेटर है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द क्रेडिटर हैज मल्टीपल सिक्योरिटीज फ्रॉम द डेटर, ऐसा नहीं है। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो बैंक आपको क्या सिक्योरिटी दे रहा है? कुछ। आप जब लोन लेते हो बैंक से, जब आप डेटर हो और बैंक क्रेडिटर है, आपको तो कुछ चीज जमा करानी पड़ती है ना, जिसके बदले में आपको लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थोड़ा ना बैंक आपको देता है। सो कोई मल्टीपल सिक्योरिटीज नहीं होती यहाँ पे। डीआईसीजीसी को बीच में मत इन्वॉल्व करिए, वो इंश्योरेंस है, वो अलग है, लेकिन कोई सिक्योरिटी बैंक आपके पास नहीं जमा करवाता है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। डेटर पेज ऑन ड्यू डेट विदाउट डिमांड इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट। अगर मेरी एफडी मैच्योर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे जाके नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरा पैसा दो। ऑटोमेटिकली आपकी एफडी मैच्योर होगी, कभी भी आप जाके पैसा ले लो, आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सही है। लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज आफ्टर द डिपॉजिटर हैज मेड अ डिमांड फॉर रीपेमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने बैंक से पेमेंट डिमांड करी और उन्होंने नहीं दी, कोई केस वगैरह का जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो तब से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेशन स्टार्ट होगा जब आपने डिमांड किया रीपेमेंट का। मान लो कि जो रीपेमेंट नहीं किया बैंक ने मुझे, और लिमिटेशन पीरियड 3 साल है कि 3 साल के अंदर अंदर मैं बैंक के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। वो 3 साल का कैलकुलेशन कब स्टार्ट होगा? जब मैंने बैंक से रीपेमेंट डिमांड किया था। ओके, द अमाउंट कैन बी यूज्ड बाय बैंक फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो आप जो बैंक पे पैसा जमा कराते हो या तो बैंक फर्दर इन्वेस्ट करता है या किसी को लोन दे देता है उसी पैसे से। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए इकलौता इनकरेक्ट था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो यस, इंडिया में जो डिजिटल रुपी लॉन्च किया है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है, उसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इट कैन बी यूज फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो यस, ऑनलाइन आप
फिजिकल रुपीज देने की बजाय आप डिजिटल करेंसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। It increases the safety and efficiency of payment system by helping quick settlement and of retail payment। तो आपको कहीं पेमेंट करनी क्विकली सेफ तरीके से आप सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी से कर सकते हो, ई रूपी के थ्रू कर सकते हो। नन ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे इनकरेक्ट नन ऑफ दी अबव है। वैसे ई रूपी जो है पायलट प्रोजेक्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई का, तो सेंट्रल बैंक उसे इशू कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए यहाँ पे करेक्ट होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिशिंग इज अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कई बार आपको मेल नहीं आते कि आपकी लॉटरी लग गई है, ऐसे सब लोगों को मेल आते हैं कि लॉटरी लग गई है, तो मास मेल्स भेजे जाते हैं। आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है, उसे फिशिंग बोलते हैं, सही है। फिशिंग अटेम्प्ट्स डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर टर्म्ड एज स्पीयर फिशिंग। ये जो फिशिंग अटैक अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कंपनी पे होता है तो उसे स्पीयर फिशिंग बोलते हैं, तो ये भी सही है। विशिंग अटैक होता है इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा वाया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आपको कॉल्स आती हैं वॉइस के थ्रू आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, उसे विशिंग अटैक बोलते हैं, ये भी सही है। डॉल्फिन हैज बीन कॉइंड फॉर स्पीयर फिशिंग अटैक्स डायरेक्टेड स्पेसिफिकली एट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर हाई प्रोफाइल टारगेट्स। जो स्पीयर फिशिंग अटैक होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे होता है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है तो उस टाइप के अटैक को वेलिंग बोलते हैं, डॉल्फिन नहीं बोलते हैं। सो डी करेक्ट आंसर होगा आपका, वही इनकरेक्ट है। अगला है कैश आउट ऑफ एनी एटीएम फॉर मोर देन 10 hours in a month attracts a flat penalty of 10,000 rupees per ATM। तो कोई भी एटीएम बैंक का जहां पे 10 घंटे से ज्यादा आउट ऑफ कैश रहता है एटीएम, तो वहां पे ऐसे हर एटीएम पे बैंक को 10,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ती है। व्हाइट लेबल एटीएम्स के केस में जो बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है कैश मैनेजमेंट के लिए उसे पेनल्टी भरनी पड़ती है, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम? इट ऑब्विएट्स द नीड टू मूव द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस ब्रांचेस। बिल्कुल सही है कि फिजिकली थोड़ा ना कहीं चेक को मूव करना पड़ता है। इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ क्लियरिंग लोकेशंस इनटू अ फ्यू ग्रिड्स। तो अभी इंडिया में 3 ग्रिड्स हैं, उन्हीं के थ्रू चेक क्लियरिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग्स हो रहा है, ये सही है। इट हैज इंक्रीज द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, नहीं, इट हैज डिक्रीज द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारा पैसा बैंक को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, तो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कम हो गई है ना, नेट सेटलमेंट हो जाता है। इट लोअर्स द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन ट्रांजिट। पहले तो होता था ना सारे फिजिकली चेक मूव करते थे तो घुमने घुमाने के चांसेस होते थे, अब नहीं है, ये भी सही है। नो आउट स्टेशन चेक्स कलेक्शन चार्जेस स्पीड क्लियरिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल विद इन द सेम सीटीएस ग्रिड। तो 3 ग्रिड्स हैं, है ना, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। दिल्ली ग्रिड के अंदर जो चेक मूव करेगा वो लोकल चेक माना जाएगा, उसमें कोई क्लियरिंग चार्जेस आउट स्टेशन चेक चार्जेस जो हैं वहां पे नहीं अप्लाई किए जाएंगे। तो आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत था, दैट इज योर थर्ड वन। तो 1, 2, 4 एंड 5 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is which of the following statements are incorrect regarding ethical responsibility of bank employees regarding information security? अब देखो बैंक के पास बहुत सारा डाटा रहता है, तो स्पेशली जो आईटी वाले डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसी का भी डाटा लीक ना हो। तो एनी फेलियर ऑफ प्रोफेशनल्स हैंडलिंग द आईटी डेस्क एंड डाटा कैन रिजल्ट इन मेजर लीकेजेस ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद ह्यूज लॉसेस टू द बैंक्स, रेपुटेशन रिस्क एंड एक्सपेंसिव लीगल बैटल्स। तो ये बिल्कुल सही है, अगर आईटी डेस्क वाले डाटा सही से नहीं हैंडल करते, लीक होता है, तो बैंक की रेपुटेशन, पैसा, सबका नुकसान होता है, केसेस में भी फंसना पड़ सकता है। सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज के, ताकि उन्हें एथिकल बिहेवियर समझ आए कि कितना जरूरी है जब आप लोगों का डाटा स्पेशली आईटी के थ्रू डाटा हैंडल कर रहे हो तो कितना जरूरी है एथिकल बिहेवियर करना। ओके, मिसयूज नहीं करना डाटा का। एम्प्लॉय शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये भी बिल्कुल सही है, दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चन में से अगर तो आपके 17 to 18 क्वेश्चन मिनिमम अगर सही हैं, फिर तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है नहीं यार मेरे तो 5-7 ही ठीक हो रहे हैं, तब आप क्या करोगे? इस टाइम पे पैनिक करने की बजाय आपके पास ऑप्शन है कि आप ना एडुटैप के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल लिमिटेड टाइम देना है आपको। आप जैप कोर्सेज में जाइए,
और आप यहाँ पे सिंगल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पीपीबी का एक आपको बैंकर्स कैप्सूल कोर्स नजर आएगा। इसमें क्या होगा, आपको ए बी सी डी मॉड्यूल हर एक की एक एक वीडियो मिलेगी, वो आपको वीडियो सुननी है, देखनी है, और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व मिल जाएंगे। वैसे तो टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको सिर्फ 5 क्लासेस अटेंड करनी है। आईएफएस और पीपीबी के बीच में जो दिन है उनमें आपको सिर्फ 5 क्लासेस अटेंड करनी है, जिसके थ्रू आपका लाइव क्लासेस के थ्रू आपका प्रिपरेशन होगा। सेम यहाँ पे पीवाईक्यूज, नोट्स, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है। ये तो इंडिविजुअल है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में ये कोर्स चाहिए तो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप अभी नहीं अक्टूबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी और जैप का अलग से मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो अभी भी पैनिक नहीं करना है कि नहीं यार अभी कैसे होगा, अब तो इतना टाइम निकल गया। 5 ही तो क्लास लगानी सुपर क्रैश कोर्स में, और बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जो है आपका, उसमें आपको सिर्फ 4 रिकॉर्डिंग्स देखनी है। तो आपका अभी भी तैयारी हो सकती है, लेकिन और डिले मत करिए। ठीक है। सो अभी किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल करके आप हमें पूछ सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।